नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818। उस युद्ध को हम समझते हैं जिसने पूरे मराठा साम्राज्य का नामो निशान मिटा दिया। जिस तरह से 1857 में नाम मात्र का बचा हुआ मुगल साम्राज्य भी बहादुर शाह द्वितीय जफर की गिरफ्तारी के साथ समाप्त हो जाता है, उसी तरह से नाम मात्र का बचा हुआ मराठा साम्राज्य 1818 में बाजीराव द्वितीय के पेशवा की पद की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो इनकी सुगबुगाहट थी, जो इनकी आखिरी चिंगारी थी, उसके बारे में जान लीजिए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ने पेशवा और मराठा सरदारों के स्वाभिमान को भारी क्षति पहुंचाने का कार्य किया। बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को मानने से इनकार कर दिया। 1813 में चार्टर एक्ट आता है जिससे और ज़्यादा मजबूत हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार। युद्ध में मराठों के महत्वपूर्ण सहायक के रूप में कार्य करने वाले पिंडारियों का दमन अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ हो गया था, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा पिंडारी मराठों पर आश्रित थे। मराठे जब युद्ध करते थे तो वे इनके साथ युद्ध करते थे, और जब मराठे लूटपाट करते थे तो वे भी लूटपाट करते थे, जिससे उनका घर चलता था। चूँकि मराठा साम्राज्य की कोई एक स्थायी कर व्यवस्था नहीं थी, ये लूट पर आधारित थे। हालांकि हम देखते हैं कि चौथ या सरदेशमुखी जैसी व्यवस्थाएं तो थी, लेकिन इन्होंने कृषि के क्षेत्र में प्रजा का कोई भी कल्याण या फिर कोई भी कार्य नहीं किया था, जिसके चलते इनका राज्य एक लूट खसोट वाले राज्य के रूप में बस रह गया था। जबकि हम देखते हैं कि शुरुआती छत्रपति और पेशवाओं ने प्रजा के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन आखिरी समय में इन्होंने अपने राजपाट की ओर ध्यान नहीं दिया और आपसी षड्यंत्रों में उलझ कर रह गए, जिसके चलते इनकी आय बहुत कम हो गई और इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसके चलते पिंडारियों की भी स्थिति खराब हो गई और पिंडारियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। पिंडारियों ने विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया, लेकिन वे असफल रहे और उनका दमन कर दिया गया। पिंडारियों की हार से दुखी होकर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने एक बार फिर अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा सरदारों को एक करने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं टूटी हुई चीज़ फिर से जुड़ जाए ये असंभव है। हालांकि फेविक्विक या फेविकॉल से जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर टूटे हुए रिश्ते जोड़ना चाहें तो उसके लिए फेविक्विक या फेविकॉल भी काम नहीं आते, क्योंकि मन में अगर कोई बात एक बार बैठ जाती है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही ये मराठा सरदार, जिसमें इंदौर के होलकर थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, नागपुर के भोसले थे, गायकवाड़ थे, पवार थे, इन सभी के बीच में फूट पड़ चुकी थी। इन सभी के बीच में षड्यंत्रों की दरार आ चुकी थी। अब ये वापस एक कैसे हो सकते थे? लेकिन बाजीराव द्वितीय जिन्हें लगता था कि अभी भी उनका साम्राज्य बच सकता है और भारत में सर्वशक्तिशाली हो चुके अंग्रेजों को अभी भी ये हरा सकते हैं, तो वे आखिरी उम्मीद के रूप में सभी को एक करना चाहते थे, जैसी की कोशिश की थी बहादुर शाह द्वितीय जफर ने। प्रमुख मराठा सरदार यशवंतराव होलकर की मृत्यु हो चुकी थी। 1811 में उनकी मृत्यु हो जाती है। पेशवा बाजीराव द्वितीय पर कोई विश्वास नहीं करता था, क्योंकि ये पहले ही गद्दारी कर चुके थे और क्योंकि इन्होंने यशवंतराव होलकर के खिलाफ जाके वसीम की संधि कर ली थी। बहुत सारे पेशवा इनसे नाराज चलते थे और ये खुद ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, और इस समय सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इनके सरदार थे वो खुद भी एक स्वतंत्र शासक की भांति काम करने लगे थे, इसलिए पेशवा की बातों का उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं था। इस अविश्वास और आपसी भेदभाव के साथ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ होता है। विश्वास की कमी, संगठन व सैन्य अभाव के चलते मराठे हार जाते हैं। हारे हुए मराठों के साथ में निम्न प्रकार की संधियां अंग्रेज करते हैं। पेशवा के साथ में होती है खिड़की में पूना की संधि, क्योंकि ये खिड़की नामक स्थान पर हारते हैं तो इनकी जो संधि होती है वो पूना की संधि होती है। सिंधिया और भोसले सीताबर्डी में हारते हैं, और जो सिंधिया होते हैं उनके साथ में ग्वालियर की संधि होती है। होलकर के साथ में महिदपुर में मंदसौर की संधि होती है। जून 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने पेशवा पद की समाप्ति कर दी। यहाँ पर इस बात से ध्यान रखना कि अगर आंग्ल मराठा संबंध 5 नंबर में पूछता है आपके क्वेश्चन पेपर में, या फिर तीनों युद्धों को मिलाकर पूछ दिया जाता है, तो इसके लिए पहले ही सावधान रहें
और तीनों मराठी युद्धों में जो संधियाँ हुई हैं उन संधियों को ध्यान से देख लें। खास तौर पर कौन सी संधि किसके साथ में हुई है, जैसे सुरजी अर्जन गांव की संधि, बड़गांव की संधि किसके साथ में हुई है, या फिर अलग अलग प्रकार की संधियों को आप देख सकते हैं, वरना कन्फ्यूजन में आप अपना पूरा उत्तर गड़बड़ा बैठेंगे। एक छोटा सा मराठा साम्राज्य बनाया गया सतारा में, जहां राजा प्रताप सिंह को राजा बनाया गया, जो कि शिवाजी के वंशज थे। वैसे भी छत्रपति नाम मात्र के ही बचे थे। 1713 के बाद तो हम देखते ही हैं कि किस तरह से मराठे पेशवाओं की पहुंच छत्रपति से ज़्यादा बढ़ गई थी, और छत्रपति की हैसियत या फिर उनकी दशा ठीक वैसी ही हो गई थी जैसे कि हम भारत में राष्ट्रपति को देखते हैं। तो यहाँ पर छत्रपति को एक छोटा सा राज्य दे दिया गया, हालांकि कोई नाम मात्र का नहीं था, ये तो बस प्रजा को संतुष्ट करने के लिए था। हेस्टिंग्स सरकार ने बाजीराव द्वितीय को बंदी बनाकर कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया और पेंशन बंद कर दिया, मतलब कि पेंशन बंद कर दिया, पेंशन देने लगे उन्हें। 1853 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव के दत्तक पुत्र धोंदूपंत, जिन्हें नाना साहेब कहते हैं, उन्हें लॉर्ड डलहौजी पेंशन देना बंद कर देता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पेशवा पद की समाप्ति कौन करता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स करता है। और यहाँ पर बाजीराव सेकंड की मौत होती है 1853 में, और इस समय गवर्नर जनरल जो रहता है वो डलहौजी आ जाता है। तो यहाँ पर जो डलहौजी रहता है वो इनके दत्तक पुत्र को मानने से इनकार कर देता है और पेंशन को बंद कर देता है। तो इसके बाद में क्या होता है कि डलहौजी जब नाना साहेब बाजीराव का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं और पेंशन बंद कर देते हैं, तो इसके खिलाफ नाना साहेब अपने सेनापति तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। 1857 की असफल क्रांति व अंग्रेजी विरोध के चलते वे नेपाल में शरण लेते हैं, जहां 24 सितंबर 1859 को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तीव्र बुखार के चलते मात्र 35 वर्ष की आयु में यहाँ पर नाना साहेब का देहांत हो जाता है। तो जो देवाखारी होता है उस गांव पे इनका देहांत होता है। इस तरह से महान मराठा साम्राज्य और उसके कर्ता पेशवाओं के स्वर्णमय इतिहास का अंत हो जाता है। तो किस तरह से प्रारंभ में हम देखते हैं कि महाराज छत्रपति शिवाजी 1680 तक एक विशाल साम्राज्य को स्थापित करके जाते हैं। बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव वन इस साम्राज्य को अटक से कटक तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन इस अटक से कटक के राज्य को पटकने का काम यहाँ पर राघोबा और बाजीराव द्वितीय जैसे लोग करते हैं, जो दिमाग से पैदल होते हैं और जिनके पास दिमाग रहता है उन्हें मौका नहीं देते। एग्जाम्पल के लिए साहू एक योग्य छत्रपति नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर इतनी समझ थी कि वे योग्य लोगों को पहचान पाते। यही कारण था कि उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को छत्रपति बनाया 1713 में, और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो बहुत कम आयु में ही, मात्र 19 साल की उम्र में ही उन्होंने विश्वनाथ के बेटे बाजीराव वन को पेशवा बना दिया। तो यहाँ पर उनके पास में एक विकल्प था कि वो किसी और व्यक्ति को बना सकते थे, लेकिन उनके अंदर लोगों को पहचानने की क्षमता थी, इसलिए उन्होंने बाजीराव वन को छत्रपति बनाया और फिर 1740 में वे बाजीराव को छत्रपति बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर राघोबा, जो कि षड्यंत्रकारी था, अपने आप को पेशवा घोषित करने के चक्कर में सूरत की संधि करवाता है और फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध करवा देता है। उसी तरह जो बाजीराव सेकंड होता है वो भी अपने आप को पेशवा बनाए रखने के चक्कर में 31 दिसंबर 1803 को उसकी बसीन की संधि कर लेता है, और इस तरह से ये जो रहते हैं अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक महान साम्राज्य का अंत इस तरह से होना दुखद था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, एक बार काम शुरू कर लें तो असफलता का डर नहीं रहे और ना ही काम को छोड़ें। यानी कि अगर आप किसी काम को करते हैं तो ये भूल जाओ कि आप उसमें सफल होंगे या फिर असफल होंगे, बस काम को करते रहो, इसी में मज़ा है। उस काम को एंजॉय करो, क्योंकि अगर सफलता के लिए ललायित होते रहे या फिर सोचते रहे कि अब तो मैं सक्सेस हो गया, और अगर सक्सेस नहीं हो पाए तो बहुत दुख होगा। और अगर
ये सोचते रहे कि मैं इसमें हार जाऊंगा, इस डर से आप उस काम को कर रहे हैं तो आप उस काम को परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पूरी एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ किसी काम को करें। ये मत सोचें कि रिजल्ट क्या होगा। फिर मिलेंगे अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।